नमस्कार, स्वीकार करिए गुरबख्श सिंह का। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एसपीसी बाय जीएस में। और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे एकदम खुश होंगे, एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो दोस्तों, माय फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू पे ट्रिब्यूट द ग्रेट लीजेंड प्लेयर मिल्खा सिंह। दोस्तों, आज हम मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मिल्खा सिंह का निधन 18 जून 2021 को हो गया और वो कोविड-19 से संक्रमित थे। मिल्खा सिंह भले ही आज हमारे बीच में ना रहे हों, लेकिन उनकी जो जीवन की गाथा है, जो उनकी जीवनी है, जो उनके आदर्श हैं और जो उससे हमें प्रेरणा मिलती है, वो हमेशा अमर रहेंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और उन्होंने जो देश के लिए किया वो हमेशा अमर रहेगा, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा में हुआ था। और गोविंदपुरा उस समय अविभाजित भारत में था। विभाजन के बाद अब ये जगह पाकिस्तान में चली गई। और जब आप जानते हैं कि 1947 का जब विभाजन हुआ, तो इस विभाजन के दंश को जो है भारत ने झेला। इसमें लाखों लोग हताहत हुए और कई लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनको घर बार छोड़कर अपने परिवार वालों को खोकर भारत आना पड़ा। और भारत के जो मुसलमान कई थे, सारे नहीं, कई मुसलमानों को जो है पाकिस्तान जाना पड़ा। तो ये जो 1947 का जो बंटवारा था, जब आप किसी शरणार्थी के पास में बैठेंगे, पुराने बुजुर्ग लोग अभी जो जीवित हों, तो उनके पास में आप बैठेंगे और जब आप उनकी व्यथा को सुनेंगे तो आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। और इस मूवी बनी थी मिल्खा सिंह पर, जिसका जो है निर्देशन श्री ओम प्रकाश मेहरा ने किया था और इसकी पटकथा श्री प्रसून जोशी ने लिखी थी। ये जो है मूवी जो है वो मिल्खा सिंह ने जीवनी लिखी थी अपनी बेटी सोनी सावलंका के साथ मिलकर, द रेस ऑफ माई लाइफ, यानी अपनी आत्मकथा लिखी थी। उस पर आधारित है भाग मिल्खा भाग। और इस मूवी को जब आप देखेंगे तो देखेंगे आप, और उस जगह पर आप अपने आप को अगर रखें तो सही बात, आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। और उस समय एज ही क्या रही होगी मिल्खा सिंह की। 1929 नवंबर का जन्म है, यानी 30 ही समझिए। और 14 और 15 अगस्त की ये कहानी है 1947 की, यानी कि अभी किशोरी थे। और ऐसी अवस्था में उन्होंने जो है अपने माँ बाप और भाई बहनों को खो दिया। तो आसानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या उस समय उन्होंने मंजर देखा होगा और किस पीड़ा, किस वेदना से वो गुजरे होंगे, जिसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। और वो किसी तरह बचते बचाते जो है वो भारत आ गए। और भारत में वो शरणार्थी के रूप में उन्हें रहना पड़ा। हालांकि भारत में शरणार्थियों के साथ कोई ऐसा नहीं कि कोई जो है किसी प्रकार का भेदभाव किया गया। बहुत ही शरणार्थी जो उस समय वहाँ के आए हुए हैं वो बहुत ही आज सफल बिजनेसमैन हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि आप भले ही महलों में रहते हो, यहाँ काम करते हो, रहने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि आप भले ही महलों में काम करते हो कहीं, लेकिन जब आप रात में अपनी कुटिया में आते हैं, आपका घर भले ही कुटिया हो, उसमें ही सुकून मिलता है। तो घर बार छोड़ के आना, अपनी मिट्टी को छोड़ के आना आसान नहीं होता है। तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो खैर, मिल्खा सिंह हिम्मत नहीं हारी उन्होंने, यही उनके जीवन का आदर्श है। हमने कहा ना, उनके आदर्श हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे, हमेशा अमर रहेंगे। उन्होंने अपने भाई मिल्खा सिंह के कहने पर लगातार भारतीय सेना में शामिल होने का प्रयास जारी रखा और चौथे प्रयास में 1951 में वो आखिरकार सफल हुए, वो भारतीय सेना में शामिल हुए। और उस समय
जब शामिल हुए इसके कुछ दिनों बाद जो है एक क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया और उसमें इंसेंटिव ये दिया गया कि जो भी इस रेस में बेहतर करेगा उसको 1 गिलास अतिरिक्त दूध दिया जाएगा। तो मिल्खा सिंह के लिए ये बड़ा इंसेंटिव था। उन्होंने जो है इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया 1 गिलास अतिरिक्त दूध के लिए और वो इस प्रतियोगिता में 6ठे नंबर पर आए। यहाँ से थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और अगली बार फिर क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। तो इस बार उन्हें जो है क्योंकि पहले से उन्हें क्योंकि आप प्रतियोगिता जब कोई जीतते हैं आप तो आपको उनको लगने लगा था जब आप खेलते हो तो आप कोई प्रतियोगिता जीतते हैं तो आपको लगता है कि हाँ इसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो वही हुआ, उन्होंने अच्छा प्रयास किया और इसमें वो जो दोबारा प्रतियोगिता हुई उसमें दूसरे नंबर पर आए। यहाँ से उन्हें लगने लगा, पूरा कॉन्फिडेंस होने लगा कि हाँ मैं इस जो दौड़ प्रतियोगिता में कुछ कर सकता हूँ। ये क्रॉस कंट्री रेस जो है वो 6 मील की इस जो क्रॉस कंट्री रेस है इसका 6 मील का आयोजन हुआ था। इसके बाद में जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट था वहाँ जो खिलाड़ी थे जो दौड़ते थे उनके बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे थे, जैसे प्रीतम सिंह, सोहन सिंह। और इस प्रतियोगिता में मिल्खा सिंह ने भी पार्टिसिपेट किया और उनको 4था स्थान मिला। यहाँ से मिल्खा सिंह का जो है कॉन्फिडेंस जो है अब आसमान की तरफ बढ़ने लगा, अब उनके हौसले बुलंद होने लगे। 1956 में मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक गेम होने थे और उसके लिए 400 मीटर रेस के लिए और 200 मीटर रेस के लिए, यानी कि जो दौड़ प्रतियोगिता थी उसके लिए टीम भेजी जानी थी। तो उसके लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन पटियाला में रखा गया। मिल्खा सिंह भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और जिस दिन ये प्रतियोगिता होनी थी उसके एक दिन पहले मिल्खा सिंह कुछ लोग आए और उन्होंने जो है मिल्खा सिंह पर कंबल डाला और मिल्खा सिंह की पिटाई कर दी। पिटाई इतनी ज़बरदस्त थी कि डॉक्टर ने कहा कि अब आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा ना लें। आप मूवी देखेंगे भाग मिल्खा भाग, तो उसमें उनके कोच भी समझाते हैं कि आप रहने दें, इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट ना करेंगे, ये प्रतियोगिता फिर आएगी, अगली प्रतियोगिता में देखेंगे। लेकिन मिल्खा सिंह के जज्बे को सलाम करना होगा, उनके करियर का भी सवाल था। उन्होंने इतना चोटिल होने के बावजूद भी इस प्रतियोगिता में ना सिर्फ भाग लिया बल्कि राष्ट्रीय कीर्तिमान भी स्थापित किया और मिल्खा सिंह पहले नंबर पर आए और उनका सिलेक्शन फिर मेलबोर्न ओलंपिक के लिए हो गया। और जब वो कहते हैं जहाज में चढ़े तो उन्हें बड़ा अजीब सा लग रहा था, वो डर रहे थे। तो टेबल्स मैनर्स, टाई बांधना, ये सब जो है उनके कोच ने सिखाया। हालांकि वो मेलबोर्न ओलंपिक में बहुत खास नहीं कर पाए क्योंकि वो नए थे और उन्हें खास तजुर्बा नहीं था, इसलिए वो पहले ही राउंड में बाहर हो गए। लेकिन हाँ, यहाँ उनका जो है एक्सपोजर उनको मिला, जो नामी गिरामी खिलाड़ी थे उनसे उनका परिचय हुआ। इसमें चार्ल्स जैकिंस थे जो 400 मीटर के महारथी थे, उन्होंने टिप्स दिए मिल्खा सिंह को और ये टिप्स आगे, ये यूँ कहिए कि इन टिप्स ने मिल्खा सिंह का जीवन ही बदल दिया। ये उनके टिप्स बहुत काम आए। इसके बाद में जो टोक्यो एशियाई खेल हुए और उस समय जो है एशिया में जो पाकिस्तानी खिलाड़ी है जिनके फ्लाइंग बर्ड के नाम से जाना जाता है, अब्दुल खालिक, उनका नाम बहुत था। और जब ये टोक्यो खेलों का आयोजन शुरू हुआ तो 100 मीटर की प्रतियोगिता में उन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता था एशिया का, और इधर 400 मीटर में जो है स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह ने जीता। और अब 200 मीटर के लिए जो है 200 मीटर के लिए प्रतियोगिता होनी थी। तो जब ये प्रतियोगिता होनी थी तो पूरे देश की निगाहें, स्पेशली भारत की,
इस रेस पर थी। हालांकि पाकिस्तान के खिलाड़ी अभी जो पाकिस्तान के लोग थे वो इतना नहीं जानते थे मिल्खा सिंह के बारे में। मिल्खा सिंह का नाम अभी इतना मशहूर नहीं था। और जैसे ही पिस्टल ने आवाज़ की, दौड़ शुरू हुई। दोनों ही खिलाड़ी बिल्कुल बराबर दौड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही फिनिश लाइन आने वाली थी उसके चंद कदम पहले, 1-2 कदम पहले नस खिंच गई पैर की मिल्खा सिंह की, और मिल्खा सिंह के दोनों पैर आपस में लड़ गए और मिल्खा सिंह गिर गया। लेकिन गिरते गिरते वो, जो कि बिल्कुल फिनिश लाइन के करीब थे, वो फिनिश लाइन को उन्होंने टच कर लिया। और इसी समय अब्दुल खालिक भी आ गए। तो आधे घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा कि आखिरकार विनर कौन है। तो फोटो फिनिश के आधार पर आधे घंटे बाद स्क्रीन फ्लैश हुई कि मिल्खा सिंह जो है विजयी घोषित हुए हैं। तो मिल्खा सिंह ने इस तरीके से एशियाई 200 मीटर में भी एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीत लिया, और यहाँ से उनका नाम जो है होना शुरू हुआ। यहाँ से जो है लोगों ने जानना शुरू किया, पर्टिकुलर एशियाई लोग तो जान ही गए कि मिल्खा सिंह जो है एक नया धावक, एक नया खिलाड़ी, एक नया उभरता हुआ स्टार आ गया है। टोक्यो ओलंपिक के बाद में 1958 में ही राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा था कार्डिफ में। और राष्ट्रमंडल खेल आप जानते हैं कि मिनी ओलंपिक है। मिल्खा सिंह ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया, और इसमें मैल्कम स्पेंस भाग ले रहे थे, जिन्होंने कि बाद में 1960 में जो है ओलंपिक पदक हासिल किया, और मिल्खा सिंह को हराकर वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मैल्कम स्पेंस जो है बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे, और जो कोच थे मिल्खा सिंह के, उन्होंने मिल्खा सिंह को समझाया कि मैल्कम स्पेंस के पास स्टेमिना तो बहुत है लेकिन स्पीड कम है, इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले के 200-300 मीटर अपना सर्वस्व झोंक दीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप मैल्कम स्पेंस को हरा नहीं पाएंगे। ये उसकी वीक पॉइंट है, और आप वीक पॉइंट पर ही प्रहार करिए। पिस्टल से गोली चली, अर्थात पिस्टल से आवाज़ हुई, दौड़ शुरू हुई, और मिल्खा सिंह ने वही करना शुरू किया। मिल्खा सिंह ने शुरुआत के 300 मीटर में जो है अपनी सर्वस्व झोंक दिया, और अच्छी खासी बढ़त बना ली मैल्कम स्पेंस पे। मैल्कम स्पेंस ने भरपूर कोशिश की इस जो गैप है इसको पाटने की, लेकिन मैल्कम स्पेंस इसमें सफल नहीं हुए, और राष्ट्रमंडल खेलों का जो है स्वर्ण पदक 400 मीटर में जो है मिल्खा सिंह ने अपने नाम कर लिया। और एथलेटिक्स में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वतंत्र भारत में ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बने। और जैसे ही फिनिश लाइन पे पहुंचे मिल्खा सिंह गिर गए, वो बेहोश हो गए। उसके बाद उनको ऑक्सीजन दी गई, और जब होश में आए तो जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री है नेहरू जी, उनकी बहन उनके पास आई, और उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपकी जो इच्छा हो बताइए, वो पूरा करने के लिए तैयार हैं। आप मिल्खा सिंह का भोलापन देखिए। मिल्खा सिंह ने कहा कि जिस दिन मैं देश वापस आऊं उस दिन 1 दिन का राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। इसके बाद में जो है पाकिस्तान में एक जो है दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत पाकिस्तान में मैत्री को बढ़ाने के लिए। तो इसमें शुरुआत में मिल्खा सिंह ने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली कहानी। लेकिन फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर, जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके समझाने पे जो है मिल्खा सिंह तैयार हुए, और उन्होंने इस प्रतियोगिता में जो है हिस्सा लिया। और इस प्रतियोगिता में उन्होंने प्रतिद्वंदियों को इस तरह हराया कि इसमें कहा जाता है कि मिल्खा सिंह दौड़े नहीं, मिल्खा सिंह उड़े। तो उस समय के जो जनरल आयूब खान थे, उन्होंने मिल्खा सिंह से कहा कि आप दौड़े नहीं हैं बल्कि आप उड़े हैं, और आज के बाद आपको विश्व
फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगा। बात आती है अब 1960 की। ये इतना तक जो है दिखाया गया है भाग मिल्खा भाग जो फिल्म है उसमें, लेकिन 1960 का जो रोम ओलंपिक है उस चीज़ को नहीं दिखाया गया उसमें, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको विस्तार से। तो 1960 में रोम ओलंपिक हुए और इसमें जो उनके साथी खिलाड़ी पहले प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे उन्होंने वो हार के बाहर हुए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग हार के बाहर हो गए लेकिन एक पदक तो हमारा पक्का है। 400 मीटर में तो मिल्खा सिंह का पदक तो पक्का ही है, क्योंकि मिल्खा सिंह इस समय पीक फॉर्म में थे। इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे थे टॉप खिलाड़ी कई, उनको वो हरा चुके थे। कहते हैं 80 में से 77 प्रतियोगिता उन्होंने जीती थी। तो ये फॉर्म था उसका। और जब वो वहाँ स्टेडियम पहुँचे हैं तो लोग उनको साधु के नाम से जानते हैं, क्योंकि सिख धर्म के बारे में तब लोग इतना नहीं जानते थे। तो लोगों ने उनके टर्बन पगड़ी देखी तो उन्होंने कहा कि कोई साधु जो है खेल में पार्टिसिपेट कर रहा है। वही पिस्टल की आवाज़ हुई, दौड़ना प्रारंभ किया। शुरुआत के 250 मीटर तक मिल्खा सिंह ने बढ़त बनाई रखी, लेकिन उसके बाद में मिल्खा सिंह को लगा कि उनके अगर इसी ढंग से वो दौड़ते रहे तो उनके फेफड़े फट जाएंगे। तो उन्होंने जो है अपनी स्पीड को स्लो की। स्लो करना तो ठीक था, लेकिन उन्होंने हल्का सा पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, बस यही गलती थी। क्योंकि ओलंपिक जैसी प्रतियोगिता में आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि आप इस तरीके की गलती करें, और अगर आप इस तरीके की गलती करेंगे तो खामियाजा फिर आपको भुगतना पड़ेगा। और वही हुआ। देखते ही देखते जो कॉफमैन, डेविस और मैल्कम स्पेंस, जिनको उन्होंने कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में हराया था, वो भी आगे निकल गए। मिल्खा सिंह ने भरपूर कोशिश की, फोटो फिनिश हुई। कॉफमैन आगे चल रहे थे, लेकिन जो फोटो फिनिश हुई तो उसमें जो डेविस वो थे अमेरिका के खिलाड़ी, उनको विजयी घोषित किया गया। डेविस का समय देखिए खिलाड़ियों का 44.9 सेकेंड, डेविस 44.9 सेकेंड, कॉफमैन 45.5 सेकेंड, मैल्कम स्पेंस 45.6 सेकेंड, मिल्खा सिंह 44.9, डेविस 44.9, कॉफमैन 45.5, मैल्कम स्पेंस 45.6, मिल्खा सिंह। यानी अर्थात 0.1 सेकेंड से मिल्खा सिंह 1 सेकेंड के 100वें हिस्से से मिल्खा सिंह वो पदक चूक गए। मिल्खा सिंह अगर वहाँ पे पीछे मुड़ के देखने की गलती ना करते तो कांस्य पदक तो पक्का था ही, हालांकि उनसे स्वर्ण पदक की उम्मीद की जा रही थी। ये पहली बार था कि जो चारों ये खिलाड़ी थे, इन चारों खिलाड़ियों ने जो है ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा। और जो मिल्खा सिंह ने रिकॉर्ड बनाया था उसको 1998 में आके परमजीत सिंह ने तोड़ा। वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड रहा। इसके बाद में मिल्खा सिंह इस हार से जो है आहत हुए और उन्होंने संन्यास लेने का मन बना लिया। लेकिन कोच खेल प्रेमियों सभी ने समझाया, और क्योंकि मिल्खा सिंह ने तो मुसीबतों से ही वो निकले थे। एक कहावत है ना, कहते हैं कि योद्धा की लाइफ में क्या नहीं होता, कि योद्धा की जो लाइफ होती है उसमें कष्ट नहीं होता है। तो मिल्खा सिंह तो जानते नहीं थे कष्ट क्या होता है। तो मिल्खा सिंह ने फिर से वापसी की और 1962 के जो जकार्ता में एशियाई खेल हुए उसमें उन्होंने जो है 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता, और 4x400 जो रिले रेस हुई थी उसमें भी स्वर्ण पदक जो जीती थी टीम, उसके वो हिस्सा रहे। उसके बाद में मिल्खा सिंह का गेम डाउन होना शुरू हो गया, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो इसके अलावा मैं हम बता दूं कि 1958 में जो कटक में जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें भी उन्होंने 200-400 मीटर में जो है स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन जब कलकत्ता के में 1964 में राष्ट्रीय खेल हुए
तो उसमें वो स्वर्ण पदक भी नहीं जीत पाए और वो रजत पदक ही जीत सके। कारण है उसका कि जो एथलेटिक्स होती है, जो दौड़ वगैरह है, इसमें बहुत लंबा जीवन काल नहीं होता है इनका। 5, 6, 7 साल, 8 साल, यही पीक समय तो 5, 6 साल का ही होता है। कोई भी खिलाड़ी ले लीजिए जो दौड़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब रोम ओलंपिक में भाग ले रहे थे तो वो पीक पीरियड था उनका। तो उसके बाद में खैर जब पीक पीरियड आपका ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और स्पेशली जो भारत की जो क्लाइमेट है इसमें, तो क्योंकि इसमें यहाँ तो एथलेटिक्स के खिलाड़ी होते नहीं हैं अभी तक। पूरा देखा जाए तो 4-5 खिलाड़ी एथलेटिक्स में हुए हैं जिन्होंने जो है वो ओलंपिक के फाइनल तक पहुँचे हैं, हालांकि वो पदक नहीं जीत पाए। और यही कारण है कि एथलेटिक्स में, दौड़ में हमारे पास खिलाड़ी नहीं हैं, जिसके कारण जो है हम फुटबॉल में कुछ नहीं कर पाते हैं। हालांकि उसका एक कारण और भी है कि क्रिकेट भी है जिसने सारे खेलों को दबा रखा है। हालांकि इस पर हम अब बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मिल्खा सिंह की ये इच्छा थी कि जो वो नहीं कर पाए जीते जी कोई भारतीय खिलाड़ी वो करे, जो नहीं वो कर पाए उनके उस सपने को पूरा करें। हालांकि जीते जी ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन जो युवा इस वीडियो को देख रहे हों या जो नहीं भी देख रहे हों, उनसे उम्मीद हम जरूर करेंगे और उनसे हम आशा रखते हैं कि मिल्खा सिंह का जो सपना था, जो अभी तक अधूरा है, वो इस सपने को पूरा जरूर करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आपसे अगली वीडियो में फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों, और आप सदा एकदम फिट रहें, फाइन रहें, सदा खुश रहें। गुड नाइट दोस्तों।